नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और हम बात करें, अगर नीट एग्ज़ाम की बात करें तो नीट एग्ज़ाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल लगभग 12 से लेकर 18 क्वेश्चन तक आते हैं। और आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये 15 से लेकर 18 क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से बन जाते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या यहाँ पर कौन कौन सा चैप्टर कवर करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जीओसी के बारे में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज हम लोग ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट भी करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। ये बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और आपका ये जो जीओसी चैप्टर है, जीओसी अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आपको पूरे ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगी। आप ये समझ लीजिए कि अगर ऑर्गेनिक आपको तैयार करना है तो जीओसी आपको बेहतर ढंग से आना चाहिए। ठीक है। और फिर अगर हम बात करें जो हमको चैप्टर इनके अलावा, इन दो चैप्टर्स के अलावा जो पढ़ने हैं, हमको पढ़ना है एक हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन आपको पता है कि 3 प्रकार का होता है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो ये 3, इस हाइड्रोकार्बन में 3 चैप्टर एक तरीके से है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इन तीनों को ही बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो होगा एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। ये नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। उसके आगे आप पढ़ेंगे एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल्स। ये हमारा अगला चैप्टर रहेगा। इसके अलावा इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, जिसे हम लोग सामान्यतः कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, जो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एल्डिहाइड की। और किसके बारे में, कीटोन की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एंड आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे एमाइंस की, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सामान्यतः लोग यहाँ पर आकर इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता है कार्बोहाइड्रेट्स। और फिर बात करेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर्स। और लास्ट चैप्टर रहेगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केमिस्ट्री इन, ये लास्ट चैप्टर रहेगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो जैसा बच्चों कि हमने आपको बताया कि इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक जो चैप्टर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये है जीओसी। आपको जीओसी ढंग से आना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेकार जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनने वाले। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जिस क्रम में मैं लिखा हूँ उसी क्रम में आपको मैं पढ़ाऊँगा भी। हाँ, इधर आने के बाद चूँकि यहाँ पर ज़्यादातर आपको रिएक्शंस पढ़ने हैं, यहाँ पर हम लोग हो सकता है कि चैप्टर वाइज न चल के रिएक्शन वाइज चले। जैसे कि हम ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा दें या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा दें, इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और आइसोमेरिज्म फिर यहाँ के लिए देख लेंगे कैसे करना है। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं आगे, जीओसी स्टार्ट करते हैं। जीओसी मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको शॉर्ट में हम लोग जीओसी बोलते हैं, जीओसी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले जीओसी में हमको कुछ इफ़ेक्ट देखना होता है। इफ़ेक्ट्स इन जीओसी, कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट,
उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक होता है फील्ड इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट या इसी को हम लोग स्पेस इफेक्ट भी बोलते हैं, स्पेस इफेक्ट। और एक होता है साल्वेशन इफेक्ट। ये जो लास्ट के दो इफेक्ट हैं, ये इनका यूज़ तो हम लोग करते हैं लेकिन बहुत कम यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी दो प्रकार का होगा। एक होगा जो केवल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और ये मैं बात इसमें लिख दे रहा हूँ ऑपरेट्स थ्रू, या तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ऑपरेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। या फिर हम बात कर लेते हैं इसको ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, और ये हो जाएगा ऑपरेट्स थ्रू स्पेस। ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड में भी जो स्पेस में ऑपरेट होगा वो तो ठीक है, या आप फील्ड इफेक्ट भी इसको बोल सकते हैं। मुख्यतः हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। ठीक है। तो कौन कौन से इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होंगे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, कौन कौन से होंगे। पहला होगा इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम लोग आज ख़त्म कर देंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। दूसरा इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हम लोग बात कर लें रिजोनेंस इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। ये भी एक तरीके का रिजोनेंस ही होता है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ रिजोनेंस होता है। टॉपिक आएगा तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए हम लोग बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट का यूज हम लोग अलग अलग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में मैं आपको इसको सीरीज रटने के लिए भी बोलूँगा, लेकिन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे, रटेंगे भी और समझेंगे। जहाँ पर जैसा जिसका यूज होगा हम लोग वहाँ पर उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव होता है द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना क्या हम बात कर रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा सॉरी, इलेक्ट्रॉन का जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा, कहाँ से कहाँ तक? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस ईएन एटम टू मोर ईएन एटम। यानी कि अगर हम बात करें कि एग्जांपल्स हम इसको बात करते हैं, जैसे लेट्स एक एग्जांपल CH3 CH2 CH2 Cl। और आपको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक कार्बन होगा एक क्लोरीन होगा। और हमें पता है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन से अधिक होता है। तो क्लोरीन क्या करेगा कि इस सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड को, जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर क्लोरीन की तरफ खींच जाएगी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर
डेल पॉजिटिव। डेल पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ही है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के बढ़ चुकी है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन खींच लिया है। अब फिर क्या करेगा कि ये वाला कार्बन अपने बगल वाले कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन स्लाइटली विड्रॉ करेगा, लेकिन इसकी पावर इससे थोड़ा कम हो जाएगी, तो इसमें हम लिख रहे हैं डबल डेल पॉजिटिव। तो अब देखिए, अब इस कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब फिर से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बढ़ गई। तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये ट्रिपल डेल पॉजिटिव। तो हम देख पा रहे हैं कि जो सब जहाँ पर पहला एटम इलेक्ट्रॉन खींचा है उसका जो इंटेंसिटी होगा खींचने का वो ज़्यादा होगा, लेकिन इस कार्बन का जो ये कार्बन है इसके खींचने की इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जब भी इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो एक तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ही खींचेगा, और दूसरी बात कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट है ये, यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इसका जो प्रभाव होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक? पहली बात तो हम यही बात करेंगे कि इट ऑलवेज ऑपरेट्स ओनली इन सिग्मा बॉन्ड। ये केवल सिग्मा बॉन्ड में ही ऑब्जर्व होता है। कहने का क्या मतलब, दैट इज इट डज नॉट हैव रिलेशन विथ पाई बॉन्ड। इसका पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि इट इज़ पार्शियल इफेक्ट, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई खींचेगा तो स्लाइटली इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से नहीं खींचता है। आपने भी देखा कि डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, न कि कंप्लीट निगेटिव या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये एक पार्शियल इफेक्ट है। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट इज परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट होता है, यानी कि एक बार ये डेवलप हो गया उसके बाद ये ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट का हम लोग डिफिनीशन देखे थे, इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लिए। अब इसके बारे में हम लोग इसके आगे देखेंगे कि इसका क्या टाइप होता है। तो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए बच्चों, दो प्रकार का ये होता है। एक को बोलते हैं निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, या शॉर्ट में इसको हम लोग माइनस आई इफेक्ट बोल देते हैं, माइनस आई इफेक्ट। एंड सेकेंड वन इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, या शॉर्ट में इसको प्लस आई इफेक्ट बोल देते हैं। बारी बारी से इन दोनों को हम लोग बात करेंगे, इन दोनों के बारे में, और इतना हो जाएगा तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का हमारा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है कि ऐसा कोई ग्रुप या एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, वो माइनस आई इफेक्ट कहलाता है। सिर्फ इतनी सी बात है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोज ग्रुप आर एटम which withdraws electron from any group or atom, अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो माइनस आई इफेक्ट को कहलाएगा। अब इसके लिए बच्चों देखिए, एक बात है कि आपको
एक सीरीज डायरेक्टली याद रखना है। हम आपको समझाएंगे भी, उसको बताएंगे भी वो सीरीज कहाँ से आता है, कैसे आता है, लेकिन एट द एंड इसको आपको याद रखना है, और याद करेंगे तो इसमें आपके फ़ायदे की बात होगी, और हम इसको समझाएंगे भी कि सीरीज कैसे आती है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे NF3 प्लस, उससे कम होता है NR3 प्लस, NH3 प्लस NO2, उससे कम होता है साइनाइड, फिर एसिड, फिर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ईथर, एल्कोहल, उसके बाद एल्काइन, एमाइन, फिनाइल, एंड इन द लास्ट एल्कीन। तो ये बच्चों देखिए ये माइनस आई इफेक्ट का, माइनस आई इफेक्ट, हाँ जी, माइनस आई इफेक्ट का ये ऑर्डर है, यानी कि जो सबसे पहले लिखा गया है ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, और जो सबसे लास्ट में लिखा गया है इसको इलेक्ट्रॉन को, ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ ही करेगा, लेकिन इन कंपेरिजन टू जो इसके आगे उनकी पावर कम है। ठीक है, तो इस सीरीज को देखिए आपको क्या करना है कि डायरेक्टली इसको रेड लेना है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसकी मदद से आप आसानी से इसको याद रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर किसी के पास कोई भी एटम ग्रुप हो, अगर उसके पास कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा अधिक होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, और उसके बाद जो आएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा, मोर ईएन एटम। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा एक कंसेप्ट बच्चों आप याद रखना कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट ऑफ एस करेक्टर, परसेंट ऑफ एस करेक्टर, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इन दोनों कॉन्सेप्ट को। हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे इसको पहला वाला देख लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि अगर sp कार्बन है, sp2 कार्बन है और sp3 कार्बन है, तो हम सब कार्बन ही है, या कोई एटम भी, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, हम लोग कार्बन से एग्जाम्पल इसको ले रहे हैं। तो अगर चलो मैं लिख भी देता हूँ, कार्बन sp3, कार्बन sp2, कार्बन sp3। ठीक है, अब अगर बात करें परसेंट ऑफ एस करेक्टर की, तो एस करेक्टर कितना है, तो sp कार्बन में एस करेक्टर हो जाएगा 50%, sp2 में कितना हो जाएगा 33.33%, और sp3 कार्बन में 25%। आप देख पा रहे हैं कि एस करेक्टर सबसे ज़्यादा 50% sp कार्बन के पास है, इसलिए अगर हमारे पास कोई sp कार्बन है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा sp2 कार्बन से, और sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन से अधिक होगा। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब ये बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ये कहाँ से काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको थोड़ा जगह चाहिए होगा। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, चलिए इसको आप भूलिएगा मत। अभी क्या देखे थे, अभी हमको ये देखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या था भाई, जो मिटा भी दिए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ये कॉन्सेप्ट हमको देखना है। तो मैंने बताया था कि अभी बताया है, बात किया था कि हम लोग एग्जाम्पल्स इसको देखेंगे। जैसे देखिए अगर हम वाटर मॉलिक्यूल लें, तो वाटर मॉलिक्यूल के पास ये बॉन्ड एंगल वैसे तो 104.5 डिग्री होता है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि ये θ1 है। अगर हम बात करें कि एक हाइड्रोजन को एक एल्काइल ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, तो मान लीजिए कि ये θ2 है, और फिर यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो ये θ3 है। आपको देखिए पता है, ये देखिए ROH, ये एल्कोहल है और ये ROR
ये क्या है, ईथर है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन दोनों छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं। अब एक हाइड्रोजन को एक बल्कि ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। कहने का मतलब कि अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल था, या फिर अब ऐसे आप कह लीजिए कि इन दोनों के मध्य जो स्टेरिक रिपल्सन होगा ये बढ़ जाएगा। कहाँ पे, जब आप एल्कोहल से, जब आप वाटर से एल्कोहल की बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो θ2 है, θ2 इज़ ग्रेटर दैन θ1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो दो बल के ग्रुप आ गए हैं, तो ये बॉन्ड एंगल और ये बॉन्ड एंगल और बढ़ जाएगा ना। यहाँ पे देखिए एक केवल बल की ग्रुप है, यहाँ दो दो बल के ग्रुप है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि θ3 इज़ ग्रेटर दैन θ2 एंड θ2 इज़ ग्रेटर दैन θ1। तो इसलिए इस तरीके से हम लोग बॉन्ड एंगल निकाल लेते हैं। अब जिनका जितना अधिक बॉन्ड एंगल होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी अधिक होगी। तो हम कह रहे हैं कि बॉन्ड एंगल इसका सबसे अधिक है, तो हम कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईथर के अधिक होगा एल्कोहल से और एल्कोहल का अधिक होगा वाटर से। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर आ गया। तो देखिए बच्चों, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए हमने बात किया था, देखिए एल्कोहल है, सॉरी ये ईथर है और ये एल्कोहल है। अगर हम माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो देखिए ईथर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या माइनस आई इफेक्ट एल्कोहल से अधिक है। लेकिन अगर हम बात करें प्लस आर इफेक्ट की, तो प्लस आर एल्कोहल का अधिक होता है ईथर से। जब हम लोग रिजोनेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये बात फिर से करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने अभी देखा था कि जिसके पास कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, जैसे देखिए इन सब में कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, ये देखिए NF3+, NR3+, ये NH3+। अब देखिए कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गए तो इनकी इलेक्ट्रॉन ये सबसे पहले आ गए। फिर हम लोग ये देख रहे हैं कि देखिए NF3 फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट इसी का होगा। अब बात आती है कि NR3 और NH3+ की किसका अधिक होगा। तो देखिए आगे हम लोग इसी को समझ लेते हैं। एक है NR3 और इसको वो प्लस, और एक है NH3 और यहाँ पे प्लस। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सा बात यहाँ पर आप देख लीजिए कि मान लीजिए इनका बॉन्ड एंगल θ1 है और यहाँ पे θ2। देखिए दोनों बल्कि ग्रुप नहीं है, दोनों स्मॉल ग्रुप हैं, और यहाँ पे दोनों R और R बल्कि ग्रुप है। तो बल्कि ग्रुप आने से इनके मध्य स्टेरिक रिपल्सन बढ़ जाएगा, और स्टेरिक रिपल्सन बढ़ने से ये जो बॉन्ड एंगल है θ1 इज़ ग्रेटर दैन θ2। और जैसे ही बॉन्ड एंगल बढ़ा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो NR3 पहले आएगा, NR3+ पहले आएगा और NH3+ बाद में आएगा। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो यही ऑर्डर हम लोग यहाँ पे लिखे थे कि NR3+ का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है NH3+ से। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ देखिए क्या है NO2 और ये है CN। NO2 और CN का मतलब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूँ, NO2 और ये CN। तो देख रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के अधिक है, तो ये हो गया डेल नेगेटिव और जो हो जाएगा डेल पॉजिटिव, और यहाँ भी डेल पॉजिटिव और यहाँ पे डेल नेगेटिव। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो कार्बन है ये sp कार्बन है, और ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 1 बांड 2 बांड 3 बांड, ये नाइट्रोजन sp2 कार्बन है। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रोजन जो sp2 नाइट्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन से अधिक है। और देख रहे दोनों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पहले देखिए कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर क्या है COOH। इस कार्बन की अगर बात करें, देखिए यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी डेल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज। अब फिर अगर अब देखिए यहाँ से डिसाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब आपको देखना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे sp कार्बन और यहाँ पे 1 2 3 sp2 कार्बन। अभी हम लोगों ने देखा कि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कार्बन से अधिक है, तो CN वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बात करेंगे कि ये देखिए ये सभी लोग सिंगल एटम हैं, इनके पीरियोडिक टेबल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये आ गए। उसके बाद इनके बारे में हम लोग आपको डिस्कस ही कर दिया, और यहाँ पर आप यहाँ से भी एकदम सेम एज हाइब्रिडाइजेशन से इनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा माइनस आई इफेक्ट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग प्लस आई इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। छोटा सा 3-4 मिनट का टॉपिक है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर लेक्चर को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग
प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या है भाई? कुछ नहीं है, माइनस आई था तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था। अब प्लस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं द ग्रुप आर एटम विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को कौन डोनेट करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका ऑर्डर भी आपको याद रखना है, ये हो जाएगा CH2 माइनस, NH माइनस, ऑक्सीजन माइनस, एंड दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री, 1 डिग्री, एंड इन द लास्ट मिथाइल। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ पर आप देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, लोन पेयर है, लेकिन ये आसानी से डोनेट नहीं करेगा। तो इसलिए आप इसको यहाँ से कंपेरिजन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, अब हम लोग ये तो चलो इम्पॉर्टेंट था, लेकिन इसका मेन पार्ट आएगा जब हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और इसका एप्लीकेशन हम लोग तीनों का साथ में पढ़ेंगे। तीनों मतलब कौन? एक इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, एक रेजोनेंस हो गया, और एक हाइपर कंजुगेशन। तीनों इफेक्ट को साथ में पढ़ाएंगे। मतलब नेक्स्ट लेक्चर हमारा रेजोनेंस पे होगा, तो उसके बाद हाइपर कंजुगेशन ख़त्म करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम लोग इसका एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।